28 जुलाई 2010 की सुबह 7:41 पर एयर ब्लू फ्लाइट ED-202 ने कराची से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी। एयर ब्लू फ्लाइट ED-202 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 9:41 पर मारगला की पहाड़ियों से जा टकराई। पाकिस्तान की तारीख के इस बदतरीन फिजाई हादसे में 150 से जायद अफराद जाँ बहक हुए। मेरी बेटी और दामाद है, अभी 4 दिन पहले शादी हुई है यार। 20 साल की बच्ची थी, पता नहीं कहाँ है। आखिरकार 31 जुलाई 2010 को जहाज की दुम वाले हिस्से से इसका ब्लैक बॉक्स मिल गया। हुक्काम के मुताबिक कई महीने दरकार थे ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में, लेकिन महीने साल में तब्दील हो गए और कुछ महीनों में आने वाली तहकीकाती रिपोर्ट ठीक 1 साल और 5 महीने बाद आई। सिविल एविएशन की टीम रिपोर्ट बना रही और सिविल एविएशन की टीम खुद जो है हमने उनको डाला था कि ये इनकी कोताहियों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो जिनकी कोताहियों को ब्लेम हमने किया था वो कैसे जज बन सकते हैं। इतनी अहम दस्तावेज पर न सिर्फ उस फ्रांसीसी इदारे की तरफ से कोई तस्दीक मौजूद नहीं जिसने ब्लैक बॉक्स की मालूमात डिकोड करके पाकिस्तान को मुहैया की, बल्कि सोने पर सुहागा ये कि इस रिपोर्ट को मुरतब करने वाली टीम के अपने दस्तखत इस दस्तावेज पर मौजूद नहीं। जिन लोगों ने भी रिपोर्ट तैयार की है, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, ये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी थी, इसमें जो बोर्ड के मेंबर्स थे उन सबके सिग्नेचर होने तो बिल्कुल आज इस बारे में कोई मतलब है कि ला में कोई भाम नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि कप्तान ने कॉकपिट में आते ही जवान फर्स्ट ऑफिसर के साथ बुरे रवैये से पेश आना शुरू कर दिया। अब अगर ये रवैया हार्श था तो क्या उसी दिन हार्श था या उससे पहले दिनों में भी हार्श रहा होगा? तो बाकी काफ़ी अगर लाइन सेफ्टी ऑडिट है तो उसमें लोगों के रवैये चेक किए जाते हैं। मतलब एयर ब्लू ने इसको चेक करने के लिए अपना कोई सेफ्टी ऑडिट रखा हुआ था जिसमें ये रिपोर्ट हुई थी कि जी उस कप्तान साहब का रवैया हार्श है। पहले दिन तो नहीं हो सकता कि एक दिन में उनका रवैया हार्श हुआ और अचानक ही एक जहाज़ गिर गया। मगर अफसोस, जब हमने एयर ब्लू इंतजामिया से इस तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री के हवाले से राबिता करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी ताउन से इनकार कर दिया। मेरे हाल में इसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया कि जो हमारी रडार कंट्रोलर का जो रोल था वो मेरे हाल में बहुत बेइंतहा कमजोरी थी। जहाँ पे इन्होंने पायलट का रेटिंग रिकॉर्ड दिया है, मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड दिया है, इनको चाहिए था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का भी लाइसेंस होता है, उनका भी फिटनेस रिकॉर्ड दें, लाइसेंस रिकॉर्ड दें, मेडिकल फिटनेस का रिकॉर्ड भी उसके साथ अटैच करें, उनके लाइसेंसेस के नंबर भी दें, रेटिंग उनकी कब वैलिड हुई थी उसको भी अटैच करें, क्योंकि सिविल एविएशन से लाइसेंस के बगैर कोई आदमी आर्टी फ्रेजोलॉजी हैंडल नहीं कर सकता। लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये सिविल एविएशन का कानून यही है, एकाओ के तहत है। अगर इससे कोई डेविएट करता है तो सिविल एविएशन मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन उस मुल्क को काम करने की परमिशन में रिलेक्टेंट होगी। फ्लाइट ED-202 के क्रैश के कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में इस वाक़े से मुताल्लिक कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मंजर-ए-आम पर आईं, जिनमें फ्लाइट ED-202 के क्रैश में अमेरिकन ब्लैक वाटर के मुलव्विस होने से लेकर इसराइली मूसाद तक का शुबा जाहिर किया गया। मगर जिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा वो ये थी। नो फ्लाई जोन में दाखिल होने के बाद फ्लाइट ED-202 मारगला हिल्स पर मौजूद तैयारा शिकन बंदूकों का शिकार हो गई। पीस टाइम में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और एंटी एयरक्राफ्ट का सिस्टम जो है ना ये नस्ब नहीं होते, और अगर कोई किसी के दिल में शुबा हो तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो बहुत नॉइजी वेपन है, और ऐसा नहीं हो सकता कि जी आपसे 1-1.5 मील के फासले पे गन चले और आपको पता ना चले। जहाज़ ऊपर आते हुए पहाड़ के साथ टकरा गया तो उससे पहले कोई फायरिंग या धुआं वगैरह की कोई जो आवाज़ थी वो
सुनने में नहीं आई। नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। खैर शहर ना कोई है मसला नहीं सी तो नहीं वजह इतनी मतलब तो पे इसी की मतलब बंदा कोल खड़ा होवे तो नहीं महसूस होना सी कि बंदा कोल खड़ा है कि नहीं। फ्लाइट ED-202 के साथ आखिर हुआ क्या? शायद इस बात का पता आज नहीं तो कल लग ही जाएगा। इस दस्तावेजी फिल्म का मकसद किसी पर इल्जाम तराशी नहीं, बल्कि उन सवालों को मंजर-ए-आम पर लाना था जिनका हल अगर बर वक्त तलाश कर लिया जाए तो शायद मुस्तकबिल में ऐसी दर्दनाक सूरत हाल से बचाव मुमकिन है। क्योंकि हर फजाई हादसे की जिम्मेदारी मरने वाले पायलट पर डालने की इस रिवायत का अंजाम ये हुआ कि एयर ब्लू फ्लाइट ED-202 के सिर्फ 2 साल बाद कराची से इस्लामाबाद के लिए एक और जहाज ने उड़ान भरी। मगर अहम खबर आप तक पहुंचाते चलें कि रावलपिंडी के कुराल चौक के करीब बोइंग 737 मुसाफिर तैयारा जो है वो गिरा है। हुजा एयर के हादसे में 127 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। जरूरत इस अम्र की है कि मुतल्लिका हुक्काम इन हादसात की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं और उन अवामिल को सामने लाएं जिनकी रोकथाम से कीमती जानों के इस ज़िया को रोका जा सके। बहरी कज़ाक़ का तस्करा आते ही हमारे जहनों में फर्जी या तारीखी कहानियों के किरदार उमड़ आते हैं, जबकि आज के दौर में बहरी कज़ाक़ आलमी दुनिया के लिए न सिर्फ दहशत की अलामत है बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसकी जड़ें मजबूत से मजबूत तर होती जा रही हैं। ये लोग जो है ये इलाकाई तौर पे निकलते हैं उस जगह के हालात के मुताबिक जहाँ उनको मौके नज़र आते हैं, जहाँ उनकी अपनी ट्रेनिंग होती है, और ज़्यादातर इलाकों में वो ये करते हैं कि जहाज़ पे आए, लूटा और चले गए, जिस तरह स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में होता है। यहाँ पर इनको बाद भी किसी ने शायद गाइड किया है तो इनको ये एहसास हुआ कि हम अगर रैंसम लेना शुरू कर दें जहाज़ के लिए और क्रू के लिए तो ये बड़ा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कैसे हुआ ये सब कुछ? कैसे ये ज़माने कदीम के अफरीत दौरे जदीद में दाखिल हो गए? जानिए एक ऐसी भयानक सच्चाई जो शायद आपकी सोच बदल डाले। आज से 21 साल कबल सोमालिया में खाना जंगी फूट पड़ी, जिसके नतीजे में उस वक्त सोमालिया के हाकिम डिक्टेटर मेजर जनरल मोहम्मद ज़ियाद बारी को हुकूमत छोड़नी पड़ी। 22 साल से सोमालिया पर हुक्मरानी करने वाले जनरल बारी 26 जनवरी सन 1991 को सोमाली दारुल खिलाफे मोगादिशु से उस वक्त भाग खड़े हुए जब मुखालिफ गिरोहों के जंगजुओं ने दारुल खिलाफे पर कब्जा कर लिया। यूनाइटेड सोमाली कांग्रेस नामी एक सोमाली जंगजू तंजीम इस तमाम मामले में बहुत नुमाया रही। डिक्टेटर ज़ियाद बारी के फरार के बाद USC के मेंबर अली मेहदी मोहम्मद को सोमालिया की सदारत का ओहदा सौंप दिया, पर यह कदम सितमज़दा सोमालिया के लिए मजीद भयानक साबित हुआ। न सिर्फ USC यानी यूनाइटेड सोमाली कांग्रेस से दूसरी सोमाली जंगजू तंजीमें जैसे SMP, SNF और SSDF नाराज हो गईं, बल्कि USC के अपने अंदर भी इस फैसले की वजह से फूट पड़ गई। सोमालिया पर हुकूमत करने के नशे में चूर ये तमाम तंजीमें आपस में टकरा गईं, जिससे खून खराबे की एक ऐसी आग भड़की जिसने अनगिनत सोमाली जिंदगियों को राख का ढेर बना डाला। दूसरी तरफ इस सब का बुरा असर पड़ा सोमाली ज़राअत पर, जो अब तकरीबन तबाह हो चुकी थी, जिसके बाइस कहत साली ने मुल्क के बड़े हिस्सों पर अपने पंजे गाड़ दिए। आलमी बरादरी ने इस तबाही को रोकने के लिए सोमालिया को ग़िज़ाई अजनास की फराहमी शुरू कर दी, मगर सोमालिया के मुकामी जंगजुओं ने इसमें भी लूट मार का बाजार गर्म कर दिया और लूटी गई अजनास को दूसरे ममालिक बेचकर उसके बदले हथियार खरीदे जाने लगे। तकरीबन 80% इमदाद का हिस्सा लूट लिया गया, जिससे हालात मजीद से मजीद खराब हो गए और एक अंदाजे के मुताबिक 3.5 लाख सोमाली भूख,
बीमारी और खाना जंगी के हाथों अपनी जिंदगियां खो बैठे। सोमालिया के इन हालात की बरकी तस्वीर जब अमेरिका पहुंची तो उस वक्त के सदर बुश सीनियर ने अमेरिकी अवाम के जोर देने पर इमरजेंसी के तौर पर सोमालिया के लिए ग़िज़ाई इजनास की फ़िज़ाई इमदाद का हुक्म दे दिया। उसी के साथ ही यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने इस इमदाद की हिफाजत के लिए अमेरिकी सदारत में एक फौजी मिशन का भी अप्रूवल दे दिया। मगर सूरत हाल उस वक्त और गंभीर हो गई जब सन 1993 में सोमाली बागियों ने मोगादिशु में 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि फोर्सेस और सोमाली बागी जंगियों के दरमियान एक खौफनाक जंग छिड़ गई, जिसमें कई सौ सोमाली शहरी लुक़्मा अजल बन गए। आखिरकार सन 1994 में अमेरिका ने सोमालिया से मिशन के खात्मे का ऐलान कर दिया, जिसके कुछ अरसे बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी सोमालिया को खैराबाद कह दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब तारीख का हिस्सा है। सन 1990 के इब्तिदा में जब सोमालिया खाना जंगी की आग में जल रहा था, तो बाकी दुनिया ने उसमें अपने हाथ सेंकने शुरू कर दिए। कई ममालिक के समंदरी जहाज गैर कानूनी तौर पर सोमालिया के पानियों में घुस आते और उसमें मौजूद बेशकीमत समंदरी हयात की लूट मार शुरू कर देते। ये जहाज सोमालिया को किसी किस्म का टैक्स या मुआवजा अदा नहीं कर रहे थे, जबकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये बैनुल अक़वामी मछली चोर सोमालिया को $450 मिलियन की मछली का सालाना नुकसान दे रहे थे। ये जहाज न सिर्फ सोमाली पानियों में गैर कानूनी तौर पर मछली का शिकार कर रहे थे, बल्कि सोमाली मछेरों को भी अजियत का निशाना बना रहे थे। ये गैर मुल्की गैर कानूनी माहीगीर सोमाली मछेरों को जान से मार रहे थे, उनकी कश्तियों को लूट लेते, उनसे पकड़ी गई मछली छीन लेते और उनके जाल काट देते। और तो और ये गैर कानूनी जहाज कई दफ़ा तो दारुल खिलाफे मोगादिशु से सिर्फ 1 मील दूर के फासले पर भी देखे जा सकते थे। कहा जाता है कि सोमाली कज़ाक असल में यही मुकामी मछेरे हैं, जिन्होंने हालात से तंग आकर हथियार उठा लिए। ये लोग खुद बोलते हैं कि देखो हम लोग चोर डकैत नहीं थे, हम लोग मछलियाँ पकड़ते थे और ये गोरे यानी कि ये ऊपर से आके बड़ा फिशिंग ट्रोलर आता था, तो इनके पास छोटी कश्तियाँ थी, इन्होंने जो मछली पकड़ी हुई थी उनसे ले लेते थे। उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा कि ये खित्ता जो है जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, जो सींग है अफ्रीका का, वो स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। अलारिया एल्पी और उनके कैमरामैन मिरान हेरोवोटन दरअसल एक तहकीकाती रिपोर्ट भी तश्कील दे रहे थे, मगर इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होते, अलारिया एल्पी और मिरान हेरोवोटन का कत्ल कर दिया गया। इस केस की तफसीलात के मुताबिक इलारिया और उनके कैमरामैन मोगादिशु के शुमाली हिस्से की तरफ गामजन थे कि उनकी गाड़ी पर एक ट्रक में सवार 7 मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। पहले अलारिया को गोली मारी गई, फिर उसके मुर्दा जिस्म को गाड़ी से रोंद डाला, जिसका मकसद अलारिया की मौत को यकीनी बनाना था। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आड़ में सोमालिया में कीमियाई फुजले को ठिकाने लगाने का काम चल पड़ा था और इस कीमियाई फुजले को सोमाली सरहदों के अंदर ठिकाने लगाने के लिए वहां के मुकामी वॉरलॉर्ड्स की मदद भी हासिल की गई, जिसके एवज उनको भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मुहैया किया गया। सोमालिया में दायरा कर सकते हैं, अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है, इनको वॉरलॉर्ड्स के पैसे दें, आप इन पायरेट्स को पैसे दें, उन्हें क्या है यार कुछ भी डंप करो वहाँ पर। लेकिन उससे क्या होगा कि पूरी फिशिंग और फिशिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, एग्रीकल्चर पूरा तबाह हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तबाह हो जाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो पॉवर्टी रेज करेगी, पॉवर्टी होगी तो इंस्टेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी तो वॉरलॉर्ड्स ऑपरेट करेंगे, टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट करेंगे और फिर कोई इंटरनेशनल एजेंसी वहाँ ऑपरेट नहीं कर सकती, जैसे कि सोमालिया में हो रहा है। काफ़ी उसमें से क्राइम सिंडिकेट्स हैं जो यूरोप से मुख्तलिफ ममालिक से लेके यहाँ डंप कर देते हैं। अगर वो वहाँ वो डंप करें तो उसको आप अंदाज़ा लगाएं कि $1000 अगर पड़ते हैं एक टन के, तो यहाँ पर करने के लिए उनको $2.5 पड़ते हैं। शायद इन तमाम चीजों से ज्यादा सोमालिया के असल मसले का हल ढूंढना जरूरी है, और असल मसला वही है जो हर जी रूह का होता है। जो सबसे बड़ा बॉस है उसकी मुझे आज भी बात याद है, जब पहली मरतबा आया उसकी शक्ल यकीन नहीं करें ऐसा ही थी कि बिल्कुल सूखा सड़ा सा मेरे सामने आके बैठा
जब उन्होंने हम सबको बिठाया हुआ था एक जगह पे 23 लोगों को, तो वो आया, सब घबराए हुए थे हम लोग, क्योंकि उनके पास गने थी, उन्होंने आते साथ प्रेशर भी किया, लोगों को मारा भी, तो लोग डर भी गए, असला भी देखा। यानी कि नॉर्मल आदमी के सर पे ऐसे ही सिचुएशन आ जाए तो वो अचानक घबरा ही जाता है, सब नर्वस थे, घबराए। तो ये बंदा मेरे आगे आगे बैठा और मुझे बोला नो प्रॉब्लम, सोमालिया हंगरी, नो फूड। मुमकिन है मुस्तकबिल करीब में इन तमाम मसाइल के हल की तरफ आलमी ताकतें कोई मुस्बत कदम लें, मगर तब तक ये अफ्रीका का सीन बाकी दुनिया के सीने में इसी तरह पेवस्त रहेगा। देखिए इस बच्ची के चेहरे पर भी अभी से जो है पानी के दाने बन रहे हैं, और ये बच्ची बेचारी अभी से इतनी खूबसूरत बच्ची है, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहती हूँ कि इस बच्ची का जो मुस्तकबिल है वो उन लोगों की तरह हो, इन बच्चों की तरह हो। आप इस बच्चे के यहाँ पर पैर देखिए कि इसकी उंगलियां यहाँ पर जा चुकी हैं, इन बच्चों की आंखों में यहाँ पे प्रॉब्लम है, इनके हाथों के यहाँ पे जो उंगलियां हैं वो गल रही हैं, और ये बेचारे लोग जो हैं, ये गरीब लोग जो हैं, इसी हालत में बैठकर इसी हालत में यहाँ पर अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। डॉक्टर साथ इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट है। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो अभी तक आपने लोगों की जो बीमारी देखी है, हाथ पैर लोगों के गल रहे हैं, ये दरअसल बीमारी है क्या? ये मोरोसी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ है इनको हुई, और इसकी जो बेसिक रीज़न है वो यहाँ पे कल्चर है इंटर फैमिली मैरिजेस का, जिसकी वजह से इनके जीन्स में ये डिफेक्ट्स हो जाते हैं 3rd 4th जनरेशन में। पैदा तो ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब जीन एक्सप्रेशन होता है तो ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जो हमें अभी नज़र आ रही हैं इनके हाथ पाँव में या आँखों में जो प्रॉब्लम्स वगैरह नज़र आ रही हैं। तो अभी बताएगा कि अभी ये फैमिली अगर किन प्रिकॉशंस पे ये अमल करेगी तो ये फैमिली यहाँ पे मजीद आइंदा किसी तबाही से या मजीद किसी बीमारी से बच सकती है? अगेन इंटर फैमिली मैरिजेस, उसको ये मिनिमाइज़ करें, और ये बेचारे तो खुद गरीब हैं, ये खुद तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ये इलाज जो है काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती है। कितना इसका होता है, इसका महंगा इलाज? इसकी मैं कॉस्ट तो अभी आपको कुछ अंदाज़न नहीं बता सकता, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इवन जो हमारे पास अपर मिडिल क्लास की फैमिली है उनको भी अगर इस तरह का इलाज कराएं तो वो इफेक्ट होंगी इससे। पाकिस्तान रिलीफ फाउंडेशन के चेयरमैन हलीम आदिल शेख साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। अभी हम यहाँ पर इन्हीं से मजीद बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीम साहब, हम लोग कराची से इस टाइम खासा दूर हैं, और ये बड़ा एक दूर अफ्तादा और कह सकते हैं एक पसमानदा इलाका है सिंध का। ये जो ख़ानदान हमारे पीछे बैठा हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी तो उनकी दर्दनाक कहानी है। अलमिया ये है कि कोई हुकूमती इदारा आज तक यहाँ नहीं पहुँचा है। हुकूमती इदारे 2 किस्म के, एक वो जिनको पता होना चाहिए था कि यहाँ कोई इस किस्म की बीमारी है, जेनेटिक है, कोई इशू नहीं, दुनिया भर में 95% जेनेटिक बीमारी जो उनकी क्योर होती है, इलाज होता है। अगर था तो आज तक इदारा को आना चाहिए था, हेल्थ आनी चाहिए थी, उनको उनके एग्जामिन करना चाहिए था, पता चलता क्या हुआ। दूसरा, इमदाद। अगर ये बीमार हैं, पहले तो पता होना चाहिए क्या ये लाइलाज है, लाइलाज नहीं है। अगर हैं भी लाइलाज, थे भी लाइलाज, तो क्या इनको ज़कात से मदद दी गई, क्या बैतुल माल से मदद की गई, क्या जो हमारे दीगर इदारे हैं जिनके पास इन्हीं लोगों के लिए, इसी के लिए फंड दिए जाते हैं, ये लोग हमारे शहरी हैं, क्या इनको की मदद की गई आज तक? सेक्रेटरी हेल्थ इकबाल दुरानी से गुज़िश्ता 15 रोज से मुसलसल कोशिशों के बावजूद राब्ता, फोन कॉल्स और मैसेजेस से आगे नहीं बढ़ सका। पूरी तफसीलात से आगाही और मामले की संगीनी जानने के बाद भी मुलाकात के लिए अमाता नहीं। ये सेक्रेटरी हेल्थ से मुसलसल राब्ते के बाद हासिल होने वाला मैसेज है। जब मसीहा जिम्मेदारी से मुंह फेर ले तो बीमार का कौन पुरसाने हाल होगा। गुज़िश्ता 10 सालों में कराची, ठट्टा, बदीर और कोटरी समेत मुज़ाफ़ाती इलाकों में बीमारियों की शरह कई गुना बढ़ चुकी है। हर चौथा शख्स मैदे, जिगर और आंतों के छोटे बड़े आरसे में मुब्तला हो चुका है, और सबब है तो फक्त एक जहरीला पानी। आइए आप भी हमारे साथ इस सफर में शरीक हो जाएं। जहरीले पानियों के ताक़ुब में देखतो की टीम का पहला पड़ाव नूरियाबाद में हुआ। अब हम लोग मौजूद हैं लोयाज नदी नूरियाबाद में, और हमारे साथ इस गांव के बड़े फकीर मोहम्मद साहब मौजूद हैं।
फकीर मोहम्मद साहब से पूछते हैं कि इस गंदे आलूदा पानी ने इनकी जिंदगी को किस तरह से वीरान किया। जी सर। ये बाबा, ये जो पानी आए हैं तो हमारी भैंसें बाड़े खत्म हो गए। 40 भैंस, 40 गायें, 200 बकरी, गोट वीरान हो गए। गोट वाले सारे यहाँ निकल गए, सब मर गई, सब मर गए। और आप ये देखें जिस तरह से एक तेजाब बहता है और जिस तरह से एक तेजाब के जो फ्यूम्स होते हैं उसकी जो बदबू होती है, डेफिनेटली वो भी मैं यहाँ पे फील कर सकती हूँ। इसके आप जरा पैर देखें कि इस बेचारे की पैर की एड़ियों पर फोड़े निकले हुए हैं। किस तरह से तुम चलते हो भाई? बस मजबूरी है, क्या करे, गरीब बंदे। ये वो मुकाम है जहाँ से गंदा फुजला आ रहा है, घरों से आ रहा है, इस टाउन से आ रहा है, और ये जैसे ही ये जो वेस्टेज आ रहा है फौरन आके वो इस पानी में मिल रहा है और वो पानी में मिलके फौरन उस वो केबी फीडर में जा रहा है जहाँ से पानी एक बार फिर आबादियों को सप्लाई किया जा रहा है। और नाज़रीन, आपको साथ साथ यहाँ पर एक बात ये भी बताती चलूँ कि ये जो पानी है, जो गंदा पानी है, इसमें ना सिर्फ इस इलाके के 7 टाउन्स का फुजला शामिल है, बल्कि यहाँ इस शहर में एक बड़ा टीबी हॉस्पिटल भी है जिसका फुजला भी इसी पानी में आकर शामिल हो रहा है। सफर करते हुए चिलिया बंद पहुँचे। ये शहर की तरफ जाने वाली पानी का आउटलेट है। यहाँ से मुस्जिद सेहत पानी शहरी आबादियों की जानिब धकेला जा रहा है। कराची के 78% पानी की जरूरत केबी फीडर से पूरी की जाती है। आउटलेट से पानी का मयार मालूम करना चाहे तो यहाँ सादा लॉ लैब टेक्नीशियंस तैनात हैं, जिन्हें पीछे के सारे हकाइक से बेखबर रखा गया है। हर सवाल का यही जवाब मिलता है कि सब ठीक है। पहले बनता और डॉक्टर साहब ने वो कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट चलवाया है और उसके बाद केमिकल एक फार्मूला बना के दिया है इंडस्ट्री वालों। अच्छा, कोटरी में अभी वो ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है और ये जो चल रहा है वो? हाँ, डॉक्टर साहब ने ये एक केमिकल परचेज किया है और वो केमिकल का फार्मूला उन लोगों को देता है, वो उसमें यूज करते, उससे टीडीएस किया। ठीक है। गलरी झील मीठे पानी का कुदरती जखीरा, इस जैसी ज़खायर से दुनिया का बेशतर हिस्सा महरूम है। इस कुदरती नेमत की कदर तो क्या दी जाती, गाड़ियों की धुलाई वगैरह के जरिए गंदगियों की आमेजिश का पूरा इंतजाम है। अब आप इस झील की हालत भी देख सकते होंगे कि किस कदर यहाँ पर गंदगी है। लोग यहाँ पे पिकनिक बनाने आते हैं, लोग अपनी जो चीजें हैं, अपने पॉलिथीन बैग्स हैं, सब यहाँ पे छोड़ जाते हैं। बल्कि आप वो सामने देख सकते होंगे कि किस तरह से यहाँ पर झील के पानी में गाड़ियां भी धोई जा रही हैं। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के हल के लिए कराची में चाइना के ताउन से लगाए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स कराची के लिए रहमत का सामान बनेंगे या जहमत का शाखसाना। चाइना के कौन कौन से शहरों में चल रहे हैं, चाइना के कौन से ऐसे एटॉमिक रिएक्टर्स हैं जहां पर ACP-1000 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? चल नहीं रहे, इस वक्त बन रहे हैं 4। अगर यहाँ पर कामयाब ये होता है तो फिर चाइना की न्यूक्लियर इंडस्ट्री चमक जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई एटॉमिक कोई हादसा होता है, अगर कोई एटॉमिक एक्सीडेंट होता है, तो फिर उस सूरत हाल से निपटने के लिए फिर जो है वफाकी हुकूमत ने क्या क्या इक़दाम किए हैं? क्या PDMA, NDMA इन तमाम इदारों को क्या लूप में लिया है? जी बिल्कुल लिया है, बिल्कुल लिया है। ये these things have been taken care of। आप कराची के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ज़ाहिरी बात है कराची के जो जितने भी जो इंतज़ामी मामलात हैं वो आप ही के कंधों पर हैं। ये कहिएगा कि कराची में 2200 मेगावाट के 2 एटॉमिक रिएक्टर प्लांट्स लगने वाले हैं जो कि कराची शहर को बजाय बल्कि पूरे पाकिस्तान को यहाँ से जो है बिजली फराहम की जाएगी। तो आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कितनी हद तक बाखबर हैं? ऑनेस्टली ये भी मैंने अभी आपसे सुना है, इसमें कहीं भी किसी भी स्टेज पर हमें लूप में नहीं लिया गया। ऐसा अगर कोई हादसा होता है, वाकया होता है, तो उसका तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप इस एहतमाल को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नेचुरल क्लैमिटी को भी हमें फेस करना पड़ सकता है, और जो खुदा न खास्ता अगर कोई ह्यूमन एरर होता है तो वो भी डिज़ास्ट्रस होगा। बेहतर रास्ता ये है कि हम इस मंसूबे को रिव्यू करें। बिजली की हमें ज़रूरत बहरहाल है, लेकिन बिजली हासिल करने के लिए हम अपने लोगों की जानों को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। इनके नज़दीक इस मुल्क के अवाम के उतने हकूक भी नहीं हैं जितने पालतू जानवरों के होते हैं। कौन से ऑल्टरनेट तरीके हैं बिजली हासिल करने के लिए? बहुत से छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। मैं बड़े डैमों की बात नहीं करता हूँ क्योंकि वो सियासी तौर पर मुतनाज़ हैं, लेकिन छोटे डैम बनाकर उनसे बिजली हासिल की जा सकती है। यहाँ शमसी तवानाई है और वाफिर मिक़दार में है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती है। फिर विंड एनर्जी, हवा जब हवा के रुख से, तेज़ हवा से हम बिजली हासिल कर सकते हैं, और इससे इतनी ज़्यादा बिजली हासिल की जाती है इंडिया में कि वो इंडिया के न्यूक्लियर से ज़्यादा है।